नमस्कार साथियों, मैं दानू सर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं यहाँ पर इतिहास विषय के साथ, जो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको इतिहास पूरा कवर करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे अभी तक मान्यता अनुसार हमने सुना है या हमने जाना है कि इतिहास जो होता है वो बहुत ही कठिन है, इसमें बहुत सी तिथियां होती हैं, बहुत सी दिनांकें होती हैं। पर यदि हम इतिहास को एक कहानी के तौर पर समझे, जैसे हम एक पिक्चर को देखते हैं, हमें 3 इडियट्स पिक्चर हो गई, हमें DDLJ मूवी हो गई, ये हमें याद है, वैसे ही अगर हम इतिहास को इस नजरिए से पढ़ने की कोशिश करें तो संभवतः मेरा मानना यह है कि आपको इतिहास से भी उतना ही लगाव हो जाएगा जैसा आपको अन्य सब्जेक्ट से रहता है। तो उसके लिए हम इतिहास को आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको इतिहास के बारे में पूरा एक ओवरव्यू दूंगा। उसमें आपको ये बताऊंगा कि हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, कहां कहां से प्रश्न बनते हैं। ये मेरा पहला मुद्दा। दूसरा, ये वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो आपका फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ आपको एक कहानी के तौर पर इतिहास से अवगत कराना है कि हमारा जो इतिहास रहा वो कितना रोचक रहा, उसमें क्या क्या नई जानकारियां छुपी हैं। क्योंकि जो तथ्यात्मक चीजें हैं वो आपको हमारे धार्मिक ग्रंथ लूसेंट में मिल ही जाएंगी। तो मैं यहाँ पर आपको कोशिश करूंगा एक थीम के तौर पर आपके सामने इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए। तो पहले हम ये जानते हैं कि इतिहास होता क्या है। तो हमारे बुजुर्गों ने हमसे ये कहा है कि जो भी हमारे अतीत में घटित हुआ है उसे हम इतिहास कहते हैं, जो बिल्कुल सत्य है। इसमें थोड़ी सी जो चेंजेस की आवश्यकता है या बदलाव की आवश्यकता है इस परिभाषा में, वह यह है कि इतिहास जो हमारे अतीत में हो चुका है और जिसका हमारे पास साक्ष्यात्मक मूल्य है। साक्ष्यात्मक मूल्य का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें उसके बारे में ज्ञान लिखित तौर पर है या कुछ किताबें हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत है, उनके द्वारा अगर हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है तो इसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब इतिहास के महासंग्राम की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने व्हाइट बोर्ड के मैदान में हम अपने कलम रूपी घोड़े को दौड़ा दें और इतिहास को शुरुआत करते हैं। तो जैसे किसी भी कार्य के श्री गणेश करने से पहले हम श्री गणेशाय नमः बोलते हैं, वैसे ही इतिहास आपने जब भी पढ़ा होगा तो आपने चार्ट पढ़ा होगा। उस चार्ट से ज्यादा प्रश्न तो नहीं बनते हैं किसी भी परीक्षा में, बट वो एक मेरी भी जवाबदारी आपको बताना, तो मैं पहले शुरुआत आपकी उस चार्ट से करता हूं। ठीक है, तो हम जब इतिहास को लिखते हैं तो इतिहास को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। जो आप सबने सुना है, पहला होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा होगा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा होगा आधुनिक इतिहास। ये चार्ट बताने का मेरा औचित्य केवल इतना है कि आपको इतिहास का इंट्रो देना। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह उतना महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, अब इतिहास के बारे में पहली चीज मैं बता दूं आपको थोड़े इसके पहले कि इतिहास का जो पिता है, जो फादर ऑफ हिस्ट्री हमारा बोले जाते हैं, वो है हेरोडोटस। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, जो 500 ईसा पूर्व भारत और यूनान और फारस के संबंधों को दर्शाती है, जिसकी वजह से हमने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। ये आपका पहला फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ। अच्छा, अब हमने देखा कि हमने इतिहास को पढ़ने के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब इसमें हम प्राचीन को, जो हमारा टाइम ड्यूरेशन था वो प्राचीन टाइम ड्यूरेशन सबसे ज्यादा रहा। मतलब अगर हम काल के हिसाब से देखें तो यह अनवरत काल, मतलब जिसकी हमें नॉलेज भी नहीं है या जिस काल की हमें जानकारी भी नहीं है, उस काल से चूंकि यह प्रारंभ होता है, इसलिए सबसे लंबा समय किसका रहा? सबसे लंबा समय रहा हमारे प्राचीन इतिहास का। तो प्राचीन इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहला काल कहलाया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा काल कहलाया आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा काल कहलाया हमारा ऐतिहासिक काल। जो हमारा प्राचीन इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। इन तीनों में डिफरेंस जो है सबसे मेन, वो जानने के हिसाब से बहुत ही आवश्यक है। डिफरेंस तीनों का ये कहता है कि आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका हमारे पास केवल साक्ष्यात्मक प्रमाण है। यहां पर तब तक ना कोई लिपि की खोज हुई थी, ना हम उसको पढ़ पाए। हम जब आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल में मुख्यतः जो हम अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो यहां पर लिपि का आविष्कार तो हो चुका था, किंतु उस लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। हम जब ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो हम उस काल की बात करेंगे जिसका हमें इतिहास भी पता है, जिसके बारे में पुस्तकें भी लिखी है, जिसको हमने पढ़ा भी। हम प्रागैतिहासिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, वो है हमारा भीमबेटका,
जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो आद्य ऐतिहासिक काल को प्रदर्शित करती हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल को प्रदर्शित करने का सबसे प्राचीन जो उदाहरण है वो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब उसके बाद हम इन तीनों में सबसे लंबा टाइम ड्यूरेशन कौन सा रहा, वो रहा प्रागैतिहासिक काल का। तो प्रागैतिहासिक काल को हम वापस दो भागों में बांटते हैं। एक काल हमारा कहलाएगा पाषाण काल और दूसरा कहलाएगा हमारा ताम्र युग। पाषाण युग और ताम्र युग ये दो युग हैं जिनको हम कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे अब अपने आगे के भाग में। अब इन दोनों कालों की जब हम बात करेंगे, इन दोनों कालों में भी बिल्कुल आसानी से हम कह सकते हैं कि सबसे लंबा पीरियड कौन सा रहा होगा, पाषाण काल। तो पाषाण काल को वापस हमने तीन भागों में बांट दिया। एक हुआ हमारा पुरापाषाण काल, दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा हमारा नवपाषाण काल। ठीक है। अब इसमें से एग्जाम के माध्यम से आपको जानने की केवल दो चीजों की आवश्यकता है। पहला ये कि मनुष्य ने आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में किया और मनुष्य ने कृषि और पहिए का आविष्कार मनुष्य ने नवपाषाण काल में किया। ये हमें दो चीजें इससे जानने की जरूरत है। उसके बाद जो ताम्रपाषाण युग आया तो हम सभी परिचित हैं। जो पूछा गया प्रश्न भी है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की। ये 2012 या 11 में मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ही ये प्रश्न पूछा गया था। हमारा ऑफलाइन पैटर्न हुआ करता था। तो लोहा ना होके वो पहला कौन सा है, तांबा, जिसको मनुष्य ने सबसे पहले इस्तेमाल करना सीखा। उसके बाद हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे, अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसमें हमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर लिपि की खोज तो हो चुकी थी, किंतु उस लिपि को हम पूर्णतः पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में हमारा वैदिक साहित्य। अभी मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूं। जब मैं इस चैप्टर को उठाऊंगा या जब ये पार्ट हमारा पढ़ने का रहेगा प्राचीन इतिहास, तो मैं आपको पूरी तरीके से सिस्टमैटिक इन चीजों को बताऊंगा। अभी मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूं इसका बस। अब उसके बात करें, अब इतिहास जो होता है वो बिना समय काल के कभी भी पूरा नहीं होता है। तो सबसे कठिन काम है तिथियों का। हम अगर तिथि की बात करें तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यहां से पुरापाषाण काल से, तो यह अज्ञात समय से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक का समय रहा। अज्ञात समय से लेकर, जिसकी हमें नॉलेज भी नहीं है, उस समय से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक का समय जो हमारा रहा वो समय हमारा रहा पुरापाषाण काल। 8000 ईसा पूर्व के बाद से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बाद तक का समय हमारा मध्य पाषाण काल रहा और 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक का हमारा समय जो रहा वो हमारा नवपाषाण काल रहा। और हम ये सभी जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि एक सभ्यता आज खत्म हो और कल से नई सभ्यता शुरू हो जाए। इसी वजह से हमने यहाँ पर देखा कि नवपाषाण काल के चलते ही चलते हमारा जो आद्य ऐतिहासिक काल हड़प्पा सभ्यता वो हमारा शुरू हो जाता है, और जिसका मानक समय है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। इसके बाद जब हमने बात की हमारे ऐतिहासिक काल की, जिसमें हमने वैदिक काल पढ़ा, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल जो हमारा चलता है वो चलता है हमारा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल हमारा चलता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो यह कुछ तिथियों का हमने आवंटन कर दिया अपने ऐतिहासिक वाले पार्ट में, जो था हमारा प्राचीन इतिहास का भाग। अब हम बात करेंगे यहां पर, ये हमने देखा अभी तक हमारे प्राचीन इतिहास का बाइफोग्रेशन या उसका बंटवारा। अब हम देखेंगे थोड़ा सा बंटवारा हमारे मध्यकालीन इतिहास का, फिर उसके बाद देखेंगे आधुनिक इतिहास का। इसको मैं रब कर देता हूं।
ठीक है, अब हम मध्यकालीन इतिहास की जब बात करेंगे, हमारे मध्यकालीन भारत की हम बात करेंगे, तो इसमें एक तिथि निकल के सामने आती है 712 ईस्वी। यह तिथि है भारत में पहले अरब आक्रमण या पहले मुस्लिम आक्रमणकारी की, जो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, और यह एक चूंकि तिथि निर्धारित तिथि थी, इस वजह से इतिहासकारों ने मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ यहीं से माना। इसकी जो समाप्ति होती है मध्यकालीन इतिहास की, वो मानी जाती है 1707। 1707 क्या था? मुगल साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली अंतिम शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु 1707 में हुई। तो इतिहासकारों ने, चूंकि यह एक मुस्लिम साम्राज्य स्थापित रहा 712 से लेकर 1707 तक, इसीलिए इसको माना गया हमारा मध्यकालीन इतिहास। लेकिन कई इतिहासकार 712 से लेकर 1600 ईस्वी तक को भी मध्यकाल का समय मानते हैं, और 1600 ईस्वी से हमारे आधुनिक भारत का प्रारंभ मानते हैं, क्योंकि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। इस वजह से उनका यह मानना था कि 1600 ईस्वी के बाद से हमारा आधुनिक भारत जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। तो अब हमने देखा यहाँ पर 712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। यहां पर जो हमारा बीच का ये श्रृंखला रहेगा, यहां पर हमारा सबसे मेन रहेगा श्रृंखला पूरी दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन वंशों को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा मुगल काल प्रारंभ हो जाएगा। मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको कि इन सब के बारे में डिटेल में मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताऊंगा। अभी मैं केवल आपको इसका इंट्रो दे रहा हूं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे आधुनिक भारत की, जो हमारे 1707 से लेकर 1947 तक, या फिर हमारा क्या अपन ये बोल सकते हैं कि 1600 से लेकर 1947 तक हमारा आधुनिक इतिहास चला। तो इस प्रकार से हमने एक वो बाइफर्केशन देखा जो हम बचपन से अभी तक इतिहास के बारे में पढ़ते आ रहे थे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बाइफर्केशन अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, जो जिस तरीके से मैंने इन्हें याद किया था, या जिस तरीके से मैं जब भी किसी संस्थान में या पढ़ाता हूं या डिस्कस करता हूं, तो मैं इतिहास को उस तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर हम 3 से 4000 का इतिहास, 4000 सालों का इतिहास 3 या 4 मिनट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जिसका टाइम ड्यूरेशन था 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद हमने देखा वैदिक काल। वैदिक काल जिसका टाइम ड्यूरेशन हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा, जिसको हमने 2 भागों में बांट कर दिया था, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद हमारा इतिहास का पहला वंश स्टार्ट होता है या प्रारंभ होता है, जिसको हम बोलते हैं हर्यक वंश। इस वंश के बारे में हमें लिखित जानकारियां प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। इसी से हम इसको निर्धारित समय से मानकर चलते हैं। ये हर्यक वंश था, यह मगध साम्राज्य के तहत स्थापित एक वंश था, जिसकी स्थापना 544 ईसा पूर्व 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने की थी। ये हमारा पहला वंश था, जिसको हम विधिवत तरीके से जान सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं कि हाँ एक वंश था जिसमें राजतंत्र के रूप में शासन किया जाता था। हर्यक वंश के बाद आया हमारा शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर आया मौर्य वंश, फिर आया शुंग वंश, फिर आया कंडव वंश, फिर आया गुप्त वंश।
वंश की समाप्ति अंदाजा अगर हम कोशिश करें, जो अलग अलग बुक में अलग अलग आपको तिथियां मिलेंगी, 540 ईस्वी, क्योंकि भानुगुप्त जो अंतिम शासक माना जाता है, जिसका एरण अभिलेख हमारे सागर से प्राप्त हुआ है, तो 540-550 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश का या गुप्त वंश हमारा समाप्त होता है। ये फ्लो जो मैंने याद किया, आपको बताने का मेरा रीजन क्या था, इतिहास में ये एक पहला ऐसा टाइम पीरियड है 1000 सालों का, 544 ईसा पूर्व से लेकर 540 ईस्वी तक का समय, जो आपको एक प्रॉपर फ्लो में मिलेगा। कहने का तात्पर्य मेरा क्या था यहाँ पर, कि हर्यक वंश के अंतिम शासक की हत्या करके शिशुनाग वंश बैठा, शिशुनाग वंश के अंतिम व्यक्ति की शासन करके नंद वंश बैठा, नंद वंश के अंतिम व्यक्ति की हत्या करके मौर्य समाज की स्थापना हुई। इसके बाद हमारा जो पूरा इतिहास होता है, वो इतिहास हमारा भारत के 2 भागों में बट जाता है, जिसमें एक होता है उत्तर के राजवंश, दूसरे हमारे होते हैं दक्षिण के राजवंश। ठीक है, ये हम मेरे तरीके से हम क्या देख रहे हैं, इतिहास का जो विभाजन है उसको पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यहां पर मेरे बताने का तात्पर्य ये था कि इन 1000 सालों के बाद जो हमारा टाइम ड्यूरेशन रहेगा बीच का, 540 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक, उसमें कोई भी निर्धारित पैटर्न फॉलो नहीं होगा कि हाँ दिल्ली का सल्तनत या फिर मगध में किसी पर्टिकुलर एक वंश का शासन हुआ, उसके बाद दूसरा वंश आया। यहां पर उत्तर और दक्षिण भारत में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, जैसे परमार हो गए, चालुक्य हो गए, सोलंकी वंश हो गए, गढ़वाल वंश हो गए, चोल चील पांड्य हो गए, काकतीय वंश हो गए, यादव वंश हो गया, पाल वंश हो गया। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद से जो हमारा काम स्टार्ट होता है, इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा, है ना, ये वाला। उसके बाद से हमने देखा 712 ईस्वी में पहला अरब आक्रमणकारी हुआ, मोहम्मद बिन कासिम। ये कौन सा आक्रमणकारी था? अरब आक्रमणकारी। उसके बाद हम देखेंगे 1000 ईस्वी, कई जगह आपको 1001 ईस्वी मिलेगा, और पहला आक्रमण उसका चूंकि 1000 में था इसीलिए मैंने यहां पर लिखा महमूद गजनवी का। ये पहला आक्रमण होगा हमारा तुर्क आक्रमण। अभी मैं ज्यादा चीजों को लिख नहीं रहा हूं बोर्ड में, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी जब मैं मध्यकालीन इतिहास को प्रारंभ करूंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो 1000 ईस्वी में पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनवी, जिसको बुकशितन भी कहते हैं, जिसने मूर्तियों को तोड़ा, भारत में 17 बार आक्रमण किया, आप सबने पढ़ा होगा। उसके बाद हमारा आता है 1175। ये 1175 में हमारा है मोहम्मद बिन गौरी, जिसको सामान्यतः आप तराइन के प्रथम युद्ध से जानते होंगे, 1191, बट पहला मुल्तान में आक्रमण उसने किया था 1175 में। तो हमने ये देखा कि हमारा पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, पहला तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी, दूसरा तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी। ये चीजें हमने देखी। इसके बाद मोहम्मद गौरी है, वो जाने के पहले अपना एक गुलाम छोड़ जाता है भारत में, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से प्रारंभ होगा हमारा दिल्ली सल्तनत। फिर मैंने बताया ना कि 712 से लेकर फिर 1947 या आज तक की तिथि तक का इतिहास हमारे पास क्रमवार उपलब्ध है। इसीलिए मैंने आपको यह इतिहास का जो विभाजन है वो अपने तरीके से बताने की कोशिश की, नए तरीके से बताने की कोशिश की, कि इसके द्वारा हमने देखा कि इतिहास का जो एक क्रमबद्ध है, अगर हम इतिहास को एक क्रमबद्ध स्टोरी के तरीके से याद करेंगे कि कैसे हर्यक वंश में कौन आया, शिशुनाग वंश में कौन आया, सम्राट अशोक क्या था, पुष्यमित्र शुंग कौन था, कण्व वंश कौन था, अगर हम इसे एक पूरे फ्लो से याद करेंगे तो हमें इतिहास को याद करने में बहुत आसानी होगी और इसे समझने में बहुत आसानी होगी। तो हमने यहां पर देखा 1191 में मोहम्मद गौरी ने एक आक्रमण किया, युद्ध हुआ तराइन का युद्ध, जिसके माध्यम से उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब मैं इसको वापस से रब करता हूं। उसके बाद हम देखेंगे
6 से लेकर 1526, 1206 से लेकर 1526 तक ये पूरा शासन काल कहलाता है हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, इसमें अलग अलग वंशों ने शासन किया, जिसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय रहता है गद्दी पर बैठने का 1206। इब्राहिम लोधी का हारने का समय रहता है 1526। अर्थात यहां से लेकर यहां तक का हमारे पास तिथिवार अध्ययन हम कर सकते हैं। कब से? 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक के समय का। उसके बाद हमने देखा कि 1526 में हमारा हुआ बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके मध्य हुआ? सभी को आपको पता होगा, ये इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। बाबर गद्दी पर बैठा और बाबर ने स्थापना की मुगल साम्राज्य की। बाबर ने किसकी स्थापना की? मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आपने सबने पढ़ा होगा, बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, उसके बाद अंत में आया औरंगजेब, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो यहां तक हमारा मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाता है। अर्थात अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा पार्ट था, ये पार्ट हमारा कहला जाता है ऐतिहासिक पार्ट में आता है हमारा, या प्राचीन इतिहास में आता है। ये हमारा आता है मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। अब अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया को जानने की कोशिश करें तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। जैसे पहला हम सबसे पहले देखेंगे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। उसके बाद हम देखेंगे 1757 का प्लासी का युद्ध, जो हुआ रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। उसके बाद एक और युद्ध होता है 1764 का युद्ध, जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध के बाद से ही अंग्रेजी सत्ता ने भारत में व्यापार को छोड़कर राजनीति में अपना हस्तक्षेप जमाना स्टार्ट कर दिया। इसी की एक इंग्लिश कहावत है जिसको हम बोलते हैं कि नाउ ट्रेडर्स बिकम रूलर्स। अर्थात कि जो ट्रेड करने आए थे वो बक्सर के युद्ध के बाद से रूलर या शासक बन बैठे। सबसे पहले इन्होंने कब्जा किया बंगाल के ऊपर, क्योंकि बंगाल जो हमारा था वह धन संपन्नता के माध्यम से सबसे ज्यादा सक्षम था। इसके बाद की हम इंपॉर्टेंट कुछ तिथियां देखेंगे, जैसे 1857 की हमारी पहली क्रांति, वो आप सबने सुना होगा। 1885 में हम करवाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। 1905 में हम करवाएंगे भारत का बंगाल विभाजन। उसके बाद 1919 में हम करवाएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 में हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। 1929 में हम देखेंगे लाहौर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। 1930 में हम देखेंगे हमारा नमक सत्याग्रह। 1940 में हम देखेंगे कैसे पाकिस्तान की मांग उठी। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हम करवाएंगे। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ जाएगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन सर के द्वारा दी गई योजना माउंटबेटन प्लान, जो 3 जून 1947 को आई, वो हम देखेंगे। और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने चीजें देखी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास का एक क्रमवार अध्ययन। ठीक है, मैं वापस आपको थोड़ा सा जल्दी एक बार फिर से इसको दोहराता हूं। शायद हो सकता है कि वीडियो मेरा ज्यादा जल्दी बन रहा हो, ज्यादा फास्ट हो रहा हो, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हूं अभी, बट इतिहास का सिलेबस बहुत ही बड़ा है जिसे हमें जल्दी से जल्दी कवर करना है। और आपके पास वीडियो की सुविधा उपलब्ध है, तो आप
जब आप चाहें तो आप इसे घर में भी पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो वापस 2 मिनट में हम इसको वापस रिवाइज कर लें एक बार। तो वापस हम क्या करते हैं, 2 मिनट में, ये बस लास्ट 2 मिनट वीडियो के हमारे, हम पूरे इतिहास को वापस से रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा हमारी हड़प्पा सभ्यता के, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या कांस्यूटिंग सभ्यता भी कहते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन रहा 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद हमारा वैदिक सभ्यता आई। फिर हमने देखा मगध साम्राज्य में हमारे हर्यक वंश की स्थापना हुई। हर्यक वंश की स्थापना के बाद हमारा शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया, शुंग वंश आया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा इसी में, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व की थी। कब की थी? 185 ईसा पूर्व की थी। यहीं पर पहला यवन आक्रमण, मैं लिख नहीं रहा, बताता हूं आपको, यहीं पर पहला हमारा जो भारत के इतिहास में पहला यवन आक्रमण हुआ था, बैक्ट्रिया नरेश ने किया था, वह 190 ईसा पूर्व में किया था उसने। ठीक है, तो यहां पर हमारे 4 वंश हैं, ये मैं यहां लिखता हूं, हिंदी यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। कुषाण कनिष्क राजा का नाम आपने सुना होगा। इन चारों का जो आक्रमण हुआ था वह इस टाइम ड्यूरेशन में हमारा आक्रमण हुआ था। इसके बाद हमने देखा कि गुप्त वंश में हमारा मध्यकालीन प्राचीन इतिहास का पहला भाग समाप्त होता है। इसके बाद हमने देखा हमारा पहला अरब आक्रमणकारी, जो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? 712 ईस्वी में। उसके बाद आए तुर्क आक्रमणकारी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। उसके बाद हमारी राजधानी का केंद्र बना दिल्ली। दिल्ली सल्तनत बैठी हमारी, उसका पहला शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक सुल्तान हुआ हमारा इल्तुतमिश, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम आगे चल के। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने मुख्यतः शासन किया। उन 5 वंश में अंतिम वंश था हमारा लोधी वंश, जिसकी समाप्ति हुई 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद। उसके बाद हमने ये आधुनिक भारत की कुछ स्थितियां देखी थी। ये आज यहाँ पर मेरे द्वारा बनाए गए पहले वीडियो का मतलब पहला वीडियो मेरा खत्म होता है। अब यहाँ पर हमने इतिहास का हमारे इंट्रो देख लिया। अब जो मेरी अगली वीडियो रहेगी वो मेरी वीडियो रहेगी मध्यकालीन इतिहास से। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी सबसे ज्यादा हमारा मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है, या मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास है। तो अगली जो मेरी वीडियो रहेगी वो आपको मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट होगी। और अगली वीडियो में आप भरोसा रखिएगा, ये थ्योरी वाला पार्ट था जो मुझे बताना जरूरी था। अगली वीडियो से जब मैं आपको व्यक्तित्व के बारे में बताना प्रारंभ करूंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस काफी अच्छी लगेंगी और आपको इतिहास में एक इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब हम अगली वीडियो के लिए मुलाकात करें।